तो हमारा टॉपिक चल रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट। हम उसे आज कंटिन्यू करेंगे। आज का मोटिवेशनल कोट है, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। सही है ना? हमने भी बहुत पसीना बहाया है, आप बिलीव नहीं करोगे, पर जब हम एक समय पढ़ाते थे, जब ये एसी वेसी नहीं होते थे, तो हम दिन में 3 टी शर्ट बदलते थे, 3, वो भी कॉटन वाली, मतलब पूरा भीग जाता था। वो छोड़ो, अब बोलेंगे तो मतलब पूरा नीचे तक, कभी कभी पैंट भी बदलनी पड़ जाती थी, ऐसा हो जाता था। तो इसीलिए जो मेहनत करेगा वही रंग लाएगा। तो जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। मैंने आपको बताया था कि जो खाना पौधे ने बनाया उसी खाने को हम तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि उसमें ऊर्जा भरी हुई है। देखो, सन की एनर्जी जो है उसमें ऊर्जा भरी हुई है, और इसी ऊर्जा का उपयोग करके क्या हो जाएगा? खाना बनेगा। और ये खाना जो बना, फाइनली इस खाने को हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। और जब खाने को ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? जब खाने को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी, क्योंकि जब भी केमिकल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एनर्जी लिबरेट हो जाती है, और यही एनर्जी जो है वो है ना, वो काम आएगी हमारे डेली रूटीन के लिए। अच्छा, और इसके बाद 2 बाई प्रोडक्ट निकलेंगे, एक वाटर, एक CO2। ठीक है ना? ये वाटर और CO2 दोबारा यूज हो जाएगी इन केस ऑफ प्लांट। हमारे साथ क्या है, हम लोग एनिमल हैं, तो हमें ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? वायुमंडल से। ग्लूकोज कहाँ रहेगा? हमारे सेल के अंदर। ठीक है ना? फिर हम लोग जो CO2 निकालेंगे कहाँ चली जाएगी? वायुमंडल में। वाटर जो निकालेंगे वो बाहर चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमारा और इनका काम चलता रहता है, राइट? ये वो एनिमेशन है सेम टाइप का। एक समरी कल बताई थी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज को लाएंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे। ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। और जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये बदल जाता है 3 कार्बन के कंपाउंड में। नाम बताया था फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर फास्फोग्लिसरिक एसिड बदल जाता है पायरुविक एसिड में। पहले बनेगा, आप जब आज पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ग्लूकोज पहले PGA में ही बदलता है, और फिर PGA बदल जाता है पायरुविक एसिड में। दिस पायरुविक एसिड एंटर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज पावर हाउस। पावर हाउस में जब ये बदलेगा जाएगा तो यहाँ पे एक रिएक्शन चलेगी, दिस इज नोन एज लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन से 2 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, नाम है एसिटाइल कोएंजाइम A। फिर उसके बाद ये क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेगा। क्रेब्स साइकिल में 2 प्रकार की ऊर्जा बनेगी, कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट भी 2 प्रकार की बनेगी, NADH2, और एक और सुन लो, FADH2। 2 प्रकार की ऊर्जा बनेगी यहाँ पे। जो डायरेक्ट ऊर्जा है वो तो हमारे काम की है, वो तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। जो इनडायरेक्ट ऊर्जा है वो कहाँ चली जाएगी? इनडायरेक्ट ऊर्जा जो है ना वो चली जाएगी ETS में। ETS का क्या काम होता है? ATP बना देना। ETS का काम क्या होता है? ATP बना देना, मतलब इनडायरेक्ट ऊर्जा को किसमें बदल देना? डायरेक्ट ऊर्जा में। और इसी प्रक्रिया में लास्ट में ऑक्सीजन यूज होगी। आपने देखा ऑक्सीजन ना तो ग्लाइकोलिसिस में यूज होगी, ना लिंक रिएक्शन में, ना क्रेब्स साइकिल में यूज होगी, तो आखिरी में। इसलिए इस प्रक्रिया को टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी कहेंगे। टर्मिनल ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन? ठीक है ना? बीच में कौन सा प्रोडक्ट मिला? अच्छा, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP अपने को मिलेगा। ठीक है ना? अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में 36 ATP मिलेंगे। 2 और 36 जोड़ो, कितने हो गए? 38 ATP मिलेंगे। कभी कभार 36 भी मिलता है, वो बाद में देखेंगे, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ये हमने आपको एक समरी बताई कि ग्लूकोज को पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? एनर्जी निकलेगी, प्लस क्या? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्लस क्या? वाटर, प्लस वाटर निकलेगा, राइट? तो वाटर निकलेगा। इस तरीके से ये सारी चीजें बनेंगी। अब देखो, कंबस्शन और रेस्पिरेशन में अंतर है। लकड़ी को जलाया है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाओगे, वहां भी O2 यूज होगी, वहां पे भी एनर्जी निकलेगी, लेकिन वो एनर्जी निकलेगी 2 प्रकार की, हीट एंड लाइट। साथ में CO2 गैस निकलेगा, साथ में वाटर भी निकलेगा। अंतर बता रहा हूं, आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है। देखो, लेकिन जो हमारे सेल में हो रहा है रेस्पिरेशन, उसमें हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लकड़ी नहीं है,
वो कोयला नहीं है, क्या है वो, फूड का क्या कराएंगे, देखो सेम, अभी तक सेम चल रहा है। अब यहाँ पे एनर्जी किस रूप में निकलेगी, एटीपी के रूप में, प्लस सेम टू सेम। बस यही एक अंतर है, यही एक अंतर है कि कंबस्शन में हीट निकलती है, लाइट निकलती है, जबकि हमारे अंदर ना, हमारे अंदर हीट तो निकलेगी पर लाइट नहीं निकलेगी, क्योंकि ज्यादातर हीट को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, एटीपी में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंबस्शन एंड respiration. This is physical process and this one is, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं। फर्क है कि नहीं है, कंफर्म है कि नहीं। साइटोप्लाज्म में पहले क्या चलेगा, ग्लाइकोलिसिस, फिर पायरुविक एसिड बन जाएगा, पायरुविक एसिड एंटर करेगा, 2 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, नाम बोलो, एसिडाइल कोएंजाइम में। फिर ये स्टार्ट करेगा क्या, क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स साइकिल के बाद क्या होगा, ईटीएस। ईटीएस जो होता है ना, उसी के दौरान एटीपी बनती है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। याद आया, समरी याद आई कुछ, ठीक है। चलो पहले इतना स्टार्ट करते हैं, इतने का नोट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है ना। ध्यान देने की बात है। देखो, सनलाइट से ऊर्जा आई, जिसको ले लिया क्लोरोप्लास्ट ने, ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। इसने बना दिया 2 चीजें, क्या बना दिया, ग्लूकोज, साथ में और क्या निकाला, O2। अब ये दोनों एंटर कर जाएगा कहां पे, पहले साइटोप्लाज्म में आया और फिर कहां चला गया, पहले साइटोप्लाज्म में आया और फिर कहां चला गया, ये देखो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से आया और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। बोलो, माइटोकॉन्ड्रिया ने इसको यूज करके क्या बना दिया, CO2 और वाटर, और साथ में इससे क्या निकाल लिया, बहुत सारी ऊर्जा, ये रही रिलीज एटीपी, रिलीज एटीपी। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ठीक है ना। और ये वाटर और ये CO2 ले लिया किसने, क्लोरोप्लास्ट ने। इस तरीके से काम चलता रहा। और ये क्या था, व्हाट इज दिस, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, सॉरी साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य, लिख दूं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फूड फोटोसिंथेसिस द्वारा बनता है, जो फूड फोटोसिंथेसिस द्वारा बनता है, दुनिया के सभी जीव, दुनिया के सभी जीव इसी फूड का उपयोग करके, इसी फूड का ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन करके
ऑक्सीडेशन को ऐसे लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन करके एटीपी या एनर्जी रिलीज करेंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को ये कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? इसी प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब जो ऊर्जा आई, ये क्या है? हमारी सेल है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। जो ऊर्जा सनलाइट से आई, इसी से हमने खाना बनाया और इसी खाने को ब्रेक डाउन करेंगे। ये ग्लूकोज क्या है? फूड। दिस इज फूड। तो बताओ, जो भी ऊर्जा आई सनलाइट से, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि उसी से खाना बनेगा। हमने खाना बना लिया। अब इसी खाने को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दें या ब्रेक डाउन कर दें तो फिर क्या बन जाएगा? तो फिर क्या होगा? वाटर और CO2 रिलीज होगा और साथ में बहुत सारी क्या निकलेगी? एटीपी। बहुत सारी एटीपी निकल रही है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस ऑर्गेनेली को क्या बोलेंगे? पावर हाउस। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। प्रोसेस का नाम, इस ऑर्गेनेली का नाम, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसीलिए बोलते हैं। और यहां पर एटीपी बनने की प्रक्रिया का नाम अभी बता देते हैं। यहां पर एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनने की प्रक्रिया का नाम क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होता है? यहां देखो, यहां पे, और इसका नाम होता है ऑक्सीडेटिव, आज के बाद बुलाना ऑक्सीडेटिव पीआर मतलब फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। लिख लिया? तो क्या समझे कि जो लाइट आई उससे खाना बना, खाने में एनर्जी केमिकल के रूप में है। खाने में होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, बताया था ना आपको। खाने में एनर्जी किस रूप में भरी हुई है? यानी बॉन्ड एनर्जी। दिस इज बॉन्ड एनर्जी। इसी एनर्जी को ऑक्सीजन की मदद से हम लोग निकाल लेंगे या फिर इसको तोड़ेंगे ऑक्सीजन की मदद से। या एनसीईआरटी ने कंबस्शन वर्ड भी यूज किया है, लेकिन बाद में क्लियर कर दिया कि कंबस्शन का मतलब ये मत समझे, है ना। कंबस्शन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीडेशन से, ये ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इसका। जब ऑक्सीडेशन कराएंगे, पहले कहाँ टूटेगा? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस यहाँ होगी, लिंक रिएक्शन अंदर होगी, क्रेब्स साइकिल अंदर होगी, ईटीएस अंदर होगा। फाइनली आपको ऊर्जा मिल जाएगी और ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया के कारण ही हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पर एटीपी का बनना कहलाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जबकि यहाँ भी एटीपी बना था फोटोसिंथेसिस के दौरान, हम इसे बोलते थे फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इस तरह से ये चक्र लगातार चलेगा। चूंकि सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है तो हम उसे क्या बुलाएंगे? राइट। आगे चलो, अब देखते हैं सबको भोजन कैसे मिलेगा। ये भोजन सबको कौन दे रहा है? तो केवल दो ही ऐसे जीव हैं जो भोजन बना पाते हैं, दे आर प्रोड्यूसर। बताओ पहला कौन है? सनलाइट से भोजन केवल दो ही जीव बना पाते हैं। आपके एनसीईआरटी में कल पढ़ाया था मैंने आपको। देखो, लाइट आई, केवल दो ऑर्गेनिज्म है जो ये इस लाइट से भोजन बना सकते हैं। एक है कौन? ग्रीन प्लांट्स, और एक है बीजीए। बीजीए का पूरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना। लेकिन इनका भोजन तो हम लोग यूज नहीं करते। ये खुद इतने छोटे छोटे, हमें क्या भोजन कराएंगे? किसका भोजन सब लोग यूज करते हैं? ग्रीन प्लांट्स का। इन दोनों को हम क्या बोले? प्रोड्यूसर बोले कि कंज्यूमर बोले? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, उत्पादक। उत्पादक। ये खाना बना रहे हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ बोले कि हेटरोट्रॉफ?
ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी की परपोषी? अपना भोजन स्वयं बनाएंगे कि हम बनाएंगे? हाँ, तो स्वपोषी या स्वयंपोषी, ठीक है ना। अब ये ग्रीन प्लांट ने जो खाना बनाया, ये जो फूड बना लिया, जो कि बनाया है ग्लूकोज के रूप में, लेकिन मैं क्लियर कराना चाहूंगा, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? सुक्रोज के रूप में, क्योंकि सुक्रोज आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो जाने के लिए इसने सुक्रोज में बदल दिया और स्टोर करने के लिए स्टार्च में बदल दिया। सही है ना। अब बताओ, यही खाना किसको मिला? यही खाना मिला किसको? हेट्रोट्रॉफ को। हम लोग क्या है? हेट्रोट्रॉफ, स्वपोषी की परपोषी? तो हेट्रोट्रॉफ यानी परपोषी को मिला। और इनको हम पता क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर। जैसे इनको बोला प्रोड्यूसर, इनको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। ये क्या थे? उत्पादक। हम लोग क्या है? उपभोक्ता। बोलो सही है। अब इसमें भी सबसे पहले कौन लेगा? इसमें भी दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। जरा बताओ दो केस कौन है? जो पौधों से डायरेक्ट लेगा उन्हें क्या बोलेंगे? शाकाहारी की मांसाहारी? इनमें भी दो केस बनेंगे। एक होगा जो डायरेक्ट लेगा, एक होगा जो इनडायरेक्ट लेगा। ठीक है ना। जो डायरेक्ट लेगा, रुक जाना, इसको थोड़ा और क्लियर कर ले। इनमें भी नंबर 1 लिख के देते हैं। जो डायरेक्ट लेगा ना पौधों से, उसको बोलते हैं हार्बीवोर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? शाकाहारी। इनको कौन खाता है? मांसाहारी। यानी इनसे भोजन कहां चलाया? कार्निवोर्स में, यानी मांसाहारी में। ठीक है। अब आज नहीं कल तो इनकी भी डेथ होगी, इनकी भी डेथ हो सकती है, इनकी भी डेथ हो जाएगी। जब डेथ हो जाएगी, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ डेड मटेरियल बन जाएगा। डेड मटेरियल क्या हो सकता है? गिरी हुई पत्तियां, गिरा हुआ फूल, गिरा हुआ फल, हमारी बॉडी, एनिमल की बॉडी, दूसरे जीव जो मर गए हैं, है ना, वो सब आ जाएंगे। इनको बोलते हैं डेट्राइटस। क्या बोलते हैं? डेट्राइटस। इकोलॉजी में दिया हुआ है। बताओ, डेड मटेरियल को अपन क्या बुलाएंगे? डेड मटेरियल को क्या बुलाएंगे? डेट्राइटस। अब ये डेट्राइटस के ऊपर क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स खाना खाने आ जाते हैं। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स। आप इसे हिंदी में बुलाते हो अपघटन करता। सुना है? और इनके उदाहरण क्या होंगे? इनके उदाहरण है, देखो, इनके दो एग्जाम्पल है। एक है फंजाई और दूसरा है बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया, यानी इसको बोलते हैं कवक और बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु। ये लोग क्या करते हैं? ये डेड और डिकेइंग मटेरियल को, डेड और डिकेइंग मटेरियल को, ठीक है ना, डिकेइंग मटेरियल भी लिख सकते हैं, डिकेइंग और डेड मटेरियल, ठीक है ना। डेथ के बाद सड़ा हुआ और मरा हुआ मटेरियल प्राप्त होगा, जिसे डेट्राइटस कहते हैं। डेट्राइटस को खाने कौन आया? डेट्राइटस को खाने कौन आया? बोलो बोलो। फंजाई और बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया को क्या बुलाते हैं एक ग्रुप में? डिकम्पोजर्स या सैप्रोफाइट्स भी बुलाते हैं। सैप्रोफाइट्स एनसीईआरटी में दिया है ना। सैप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स एक ही चीज होती है। हिंदी में जानना चाहते हो तो जो सड़ी गली चीजें पर जीवित रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। समझे? मृतोपजीवी। तो डेथ के बाद डेड और डिकेइंग मटेरियल बना, जिसे डेट्राइटस बुलाते हैं। इनको खाने आया सैप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स, हिंदी में बोलते हैं अपघटन करता। और इनके एग्जाम्पल है फंजाई और, अब ये नहीं, इनको भी फूड मिल गया। देखो, इनको भी फूड मिल गया। दे गेन फूड। किससे फूड गेन हुआ इनको? डेड और डिकेइंग मटेरियल से। इनको भी भोजन मिल गया पौधों से, इनको भी भोजन मिल गया। इसको इसने खाया, ठीक है ना, इसको इसने खाया। गाय को चीता खा गया, या हिरन को शेर खा गया, या हिरन को
टाइगर खा गया तो हिरन का जो फूड था वो किसको मिल गया, है ना, कार्निवोर्स को, चीता को, टाइगर को, सबको मिल गया। तो इस तरीके से सबको भोजन मिल जा रहा है, सबको भोजन मिल जा रहा है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन एक बात और समझनी है, ग्रीन पौधे, जो पौधे होते हैं, क्या पौधे का हर हिस्सा ग्रीन होता है? नहीं होता। आप अगर देखोगे हरी नीम की छड़ी लो, हरी नीम की छड़ी, तो बाहर की तरफ क्या होता है उसमें, हरा, और ब्लेड से स्क्रैच करो, देखो हरा, तो कैसा निकलेगा, दातुन व्हाइट होती कि नहीं होती है? तो यानी अंदर का हिस्सा व्हाइट है, मतलब अंदर का हिस्सा फोटोसिंथेसिस नहीं करता, केवल सुपरफिशियल हिस्सा ही फोटोसिंथेसिस करता है। तो जो ग्रीन पार्ट होता है वो खाना बना बना के नॉन ग्रीन पार्ट को देते रहते कि ले भाई तेरा वही काम चले। तो वो ऐसा नहीं है, गद्दारी वो भी नहीं करता। ग्रीन पार्ट नॉन ग्रीन को क्या देते हैं, खाना। तो नॉन ग्रीन पार्ट बहुत सारे काम करते हैं। जैसे नॉन ग्रीन पार्ट में आता है जाइलम, जाइलम क्या करेगा, पानी और मिनरल का कंडक्शन करेगा, भोजन को स्टोर कर सकता है थोड़ा बहुत, और क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट। इतने सारे काम कर रहे हैं, ऐसा फ्री में नहीं ले रहा खाना, गिव एंड टेक लगा रहता है, गिव एंड टेक लगा रहता है। समझ में आई बात? बोलो भाई, इतनी बातें क्लियर है? पहले इतना लिखिए फिर ये बात नोट कराएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ग्रीन प्लांट है हम उस पर फोकस करेंगे थोड़ा। ग्रीन प्लांट्स के सभी भाग, सभी सेल्स, या मैं बोलूं इससे ऊपर जाओ टिश्यू, इससे ऊपर जाओ ऑर्गेन्स, ग्रीन नहीं होते। क्या ये बात मानते हो? तो इनका क्या होता होगा, मैं बता रहा हूं इन्हें भोजन कैसे मिलता है। एक्चुअली ग्रीन प्लांट तो भोजन बना लेते हैं ना, ग्रीन पार्ट्स जैसे लीफ वगैरह, ये प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर इट्स फूड, और यहां से ट्रांसपोर्ट कर देती है। बताओ, ट्रांसलोकेशन कर देती है। ट्रांसपोर्ट करने को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन इन द फॉर्म ऑफ, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में बताओ? अरे अभी बताया था, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। बताओ भोजन स्टोर किस रूप में होता है? हाँ बिल्कुल सही, स्टार्च। लेकिन भोजन जाता किस रूप में है, भोजन बनता किस रूप में है? भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, भोजन जाता है सुक्रोज के रूप में, भोजन स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। इज दैट क्लियर? तो ये देखो, ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है चले जाना, चले जाना, चला गया, चला गया तो किसको मिल गया, मिल गया नॉन ग्रीन पार्ट्स को, नॉन ग्रीन पार्ट्स को, तो इनको भोजन मिल गया। ठीक है ना, गेन फूड, इनको फूड मिल जाता है। तो नॉन ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक चला गया। अब ऐसा नहीं कि नॉन ग्रीन पार्ट कुछ करते नहीं है, नॉन ग्रीन पार्ट इनको क्या मदद करते हैं, इनकी पूरे पौधे में क्या मदद कर रहे हैं, खाना जरूर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको भी ऊर्जा चाहिए। बदले में ये क्या कर रहे हैं, बदले में ये करते हैं नॉन ग्रीन पार्ट, जैसे मान लो डेड है, डेड है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, फूड चाहिए ही नहीं, माना कि डेड है तो फूड चाहिए ही नहीं, लेकिन अन्य काम तो करेगा ना, अन्य काम तो करेगा ना। क्या नॉन ग्रीन पार्ट कोई काम नहीं करते, करते हैं ना। जैसे जाइलम की हम बात कर लें, जाइलम के कुछ कंपोनेंट कैसे हैं, लिविंग है, कुछ डेड है। तीन कंपोनेंट कैसा है, डेड, एक कंपोनेंट कैसा है, लिविंग। तो वहां पे क्या करेगा, वहां पे तो काम करेगा ना, उसको तो ऑक्सीजन चाहिए ना, उसको तो एनर्जी चाहिए ना। इसी तरह फ्लोएम में कितने कंपोनेंट हैं, चार, चार में से कितने लिविंग है, कितना डेड है? तो डेड पार्ट को नहीं चाहिए, लेकिन लिविंग पार्ट को तो चाहिए ना। तो वही बात है, तो सबका काम चलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसका मतलब आप समझ में क्या है, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीव, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम
ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना। और फूड है क्या? फूड है मैक्रोमोलिक्यूल, फूड है मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसमें होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। और एग्जांपल आप बताओगे फूड में हम लोग ने क्या क्या लिया था, बताओ जरा। फूड में क्या क्या आता है? फूड में आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब। और क्या आता है? फैट, फैट का दूसरा नाम लिपिड। फिर बताओ और क्या लिया था? प्रोटीन। बस कि और भी कुछ लेते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इवन न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, पर अभी आप प्लांट के लिए ऑर्गेनिक एसिड बोलो। इसका मतलब फूड से ही एनर्जी मिलेगी। कब? जब इनको ब्रेक डाउन करेंगे। जब इनका ब्रेक डाउन करेंगे तब एनर्जी मिलेगी। पहले ब्रेक डाउन कहां करेंगे? पहले करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में कि वो साइटोप्लाज्म में, और फिर कहां करेंगे? राइट। दिस फूड इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड इन, फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड इन, बोलो बोलो, पहले कहां ऑक्सीडाइज करेंगे? एंड लेटर, लेटर ऑक्सीडाइज्ड इन। पहले साइटोप्लाज्म में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, और तब जाके यहां से एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। सवाल यह है कि इस फूड को कब तक तोड़ेंगे? जवाब वही है कि जब तक इसमें ऊर्जा भरी रहेगी। जैसे गन्ने वाला एग्जांपल है, गन्ने को एक बार जूस निकालते हैं, फिर उसको दोबारा पलट के फिर डालते हैं, फिर उससे जूस निकलता है, फिर फोल्ड करके डालते हैं, फिर एक बार जूस निकलता है, फिर उसको दोबारा डालते हैं, फिर नींबू फंसा के, फिर पुदीना फंसा के, तब जाके पूरा जूस निकलता है। वैसे यहाँ पे भी नींबू फंसाएंगे, पुदीना फंसाएंगे, पूरा जूस निकालेंगे। कब तक निकालेंगे? जब तक कि ग्लूकोज की सारी ऊर्जा अपन निकाल ना ले, निचोड़ ना ले। पहले कहाँ निचोड़ेंगे? साइटोप्लाज्म में। फिर कहाँ निचोड़ेंगे? तब तक निचोड़ेंगे जब तक कि उसमें जूस निकल ना जाए, यानी एनर्जी निकल ना जाए। इज दैट क्लियर? यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे कि पार्शियल? कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। अगर ऑक्सीजन है तो कंप्लीट, नहीं है तो पार्शियल। ऑक्सीजन है तो कंप्लीट, नहीं है तो पार्शियल। तो किसमें ऊर्जा ज्यादा मिलेगी? पार्शियल ऑक्सीडेशन में कि कंप्लीट में? अगर एक गन्ने को पूरा ना पेर पाए, पेरना समझ रहे हो ना, जूस निकालना, अगर एक गन्ने को पूरा नहीं पेर पाए, जूस नहीं निकाल पाए, बेकार हो जाएगा। बोलो, आपको आधा ग्लास जूस मिलेगा, और अगर एक गन्ने को पूरा जूस निकाल लिया, 2 ग्लास मिलेगा एक गन्ने में। 2 ग्लास तो मिल ही जाता होगा। हाँ, तो आराम से मिलता है, बल्कि ज्यादा ही मिल जाता है। हाँ, यहाँ तो पता, उसके बाद भी जब पेर लिया जाता तो ये यहाँ पे दोबारा डाल देते, लाओ जरा 2-4 बूंद एक्स्ट्रा निकल जाएगा, झाग के रूप में। नहीं, झाग झाग हो जाता है। चलो, ये बात क्लियर? अब बताओ क्या बोला मैंने। देखो, फूड से ऊर्जा कब तक निकालेंगे? फूड से एनर्जी तब तक निकालते हैं जब तक कि इसके सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड से ऊर्जा रिलीज ना हो जाए। निकालते हैं जब तक कि सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड से एनर्जी रिलीज ना हो जाए। और इसको लिखेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना। इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन की पार्शियल। लेकिन एक बात और बता दें, कंप्लीट ऑक्सीजन तभी होगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन, और यहां लिख दे ब्रैकेट में, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या पार्शियल, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, या इसी को क्या बुला सकते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो एक बात बताओ, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ज्यादा ऊर्जा मिलेगी कि जब पार्शियल कराएंगे तब? गन्ने के जूस को पूरी तरह से पेर लें तो ज्यादा जूस मिलेगा, कि अधूरा पेरें तो ज्यादा जूस मिलेगा, है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, यहां लिखेंगे, यहां मिलेगा ज्यादा एनर्जी। मैं बता देता हूं कितनी एनर्जी मिलेगी, एक ग्लूकोज से 38 एटीपी, यहां एक ग्लूकोज से केवल 2 एटीपी मिलेगी, कम एनर्जी मिल रही, देख लो खुद ही। अब देखो, अच्छा, खाना रेस्पिरेशन में जा करके एनर्जी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बोलो? फूड द्वारा रेस्पिरेशन में एनर्जी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है ना। तो इसीलिए फूड को अब हम फूड नहीं बुलाएंगे, फूड तो पब्लिक बुलाती है। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हुए, बायोलॉजिस्ट होते हुए कुछ तो चेंज करो, है ना? अब हम फूड को फूड नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बताओ, चूंकि फूड को रेस्पिरेशन में यूज करके एनर्जी निकालते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बुलाएंगे, नाम बदल रहे हैं, क्या बुलाएंगे आज के बाद, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में क्या क्या आता है, जरा एग्जांपल बता दो। हाँ, है तो वही ना, फूड का नाम ही तो बदला, बस है तो वही, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है ना, और ऑर्गेनिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक है ना। क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में वाटर आएगा, क्या वाटर में एनर्जी है? तो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में नहीं आएगा। क्या मिनरल में एनर्जी है? नहीं, मिनरल केवल क्या करते हैं, मिनरल केवल मेटाबॉलिज्म चलाते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। क्या क्या विटामिन आएगा? नहीं आएगा। हाँ, क्या हार्मोन्स आएंगे? नहीं आएंगे। हार्मोन न्यूट्रिएंट होते हैं कि नॉन न्यूट्रिएंट? हाँ, तो इधर भी लिख देते हैं, हार्मोन भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। लेकिन क्या क्या आएगा बता चुका हूं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फैट को लिपिड भी कहते हैं, फिर प्रोटीन, और फिर ऑर्गेनिक एसिड। इज दैट क्लियर? तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में पता चल गया, ठीक है ना। और इसको पहले कहां ब्रेक डाउन किया हमने, और फिर कहां किया? सवाल ये उठता है, इसका क्वेश्चन बना ले जरा। C6, ये तो वाला था जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, यहाँ पे पहले हमें लेना है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, यानी C6H12O6। क्या है ये? इसमें कौन सा बॉन्ड है? साथ में कौन सी गैस ले ली? और ये प्रोसेस कहां चल रही है, मैं लिख दूं साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहां पे क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6 वाटर प्लस 686 किलो कैलोरी, 686। एक आप लोगों में होता है 786, लकी नंबर है ना, ऐसा है ना कुछ, तो याद रखना, उससे 100 कम कर देना। 786 से कितना कम करोगे? हाँ, तो 686 याद रहेगा, 686 किलो कैलोरी, ठीक है ना। ये एनर्जी, या फिर इसी को 38 एटीपी बोल सकते हैं, 38 एटीपी, 38 एटीपी, ये क्वेश्चन है। लेकिन मैं बता दूं, रेस्पिरेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, रेस्पिरेशन इज नॉट
सिंगल स्टेप प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो क्यों, आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक स्टेप में होगी तो इतनी ऊर्जा निकल जाएगी और हम संभाल नहीं पाएंगे। बताओ, एक बार में आपको 10 करोड़ रुपए दे दिया जाए, एक भी नहीं बचेगा। सोचोगे बाइक भी खरीद ले, आईफोन भी खरीद ले, घर भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, बेड भी खरीद ले, ये भी नहीं बचेगा। धीरे धीरे पैसा आएगा, धीरे धीरे बनाओगे तो एक बड़ा घर बन जाएगा। पैसे की कदर समझ में आएगी। एक साथ किसी को पैसा मिला है, नहीं बचा है। जो कौन बनेगा करोड़पति में? जो एक बार एक बंदा जीता था, बहुत गरीब था, जीत गया, खूब शराब पीने लगा, दोस्तों को पार्टी देने लगा, रिलेटिव्स को उधार देने लगा कि मैं करोड़पति। आज हाल जानते हो? सर्च कर लेना गूगल पे। आज हाल जानते हो? हाल जानते हो? 10 रुपए के लिए मोहताज है। जानते हो पैसे की कदर नहीं। क्यों नहीं कदर है? अचानक से आया, चला गया, वही है। यहाँ पे एक स्टेप में एनर्जी निकलेगी, सारी एनर्जी रोक पाना मुश्किल है। सारी एनर्जी रोक पाना मुश्किल है, इसलिए एक साथ एनर्जी नहीं निकलेगी। क्योंकि एक साथ एनर्जी निकलेगी तो सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी हीट के फॉर्म में। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस। मोस्ट ऑफ द एनर्जी will be lost in the form of heat, in the form of heat, in the form of heat, हीट के रूप में निकल जाएगी। इसीलिए हमें रेस्पिरेशन छोटे छोटे स्टेप्स में कराना पड़ेगा। इसीलिए हमें रेस्पिरेशन स्मॉल और स्लो स्टेप में कराना पड़ेगा। स्मॉल और स्लो स्टेप में कराना पड़ेगा। स्लो स्टेप में कराना पड़ेगा। या कराना पड़ता है, क्योंकि हीट लॉस को रोकना है ना। क्योंकि हीट लॉस को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके जो एनर्जी है, अगर हीट लॉस रिड्यूस होगा तो एनर्जी बची रहेगी कि लॉस हो जाएगी, है ना? तो एनर्जी को एटीपी के रूप में बदल देना है, एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर देना है, या एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एटीपी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना? और एटीपी बनने को ही बोलते हैं फास्फोराइलेशन। और चूंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बन रहा है तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। यहां पे मैं ओ लगा देता हूं। तो क्या समझे? रेस्पिरेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस है कि मल्टी स्टेप? स्मॉल स्टेप में होती है कि बड़े बड़े स्टेप में होती है? सिंगल स्टेप की मल्टी स्टेप? इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर, इट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। वो आगे लिखता हूं, रुक जाओ, पहले इतना लिख लो फिर। तो यहां पे फास्फो दो बार आ गया था, लिख दिया है फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये हो गया क्लियर? अच्छा, अब सवाल ये है, एटीपी का दूसरा नाम क्या है और ये कब यूज होगा? एटीपी एक ऐसी एनर्जी है जो इमीडिएट यूज नहीं करते, जब भी चाहे तब यूज कर सकते। अरे पैसा कमा लिया, आपकी श्रद्धा, कब यूज करना है, कहां यूज करना है, आपकी मर्जी। अब ये इसी फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई, एटीपी के फॉर्म में। दुनिया के सभी जीव की बात कर रहा हूं, यूनिवर्सल है। दुनिया के सभी जीव एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है, ये भी एक केमिकल एनर्जी है। कोई पूछे ये कौन सी एनर्जी है, बताना फूड की तरह ये भी कैसी है, केमिकल एनर्जी। और ये बात तो हमने कई बार आपको बताई है, बताओ। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनी थी, केमिकल एनर्जी है। इसमें फास्फेट के रूप में एनर्जी है। किस रूप में स्टोर है? हाई एनर्जी फास्फेट के रूप में स्टोर है। के फॉर्म में दुनिया के सभी जीव एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, और जब आवश्यकता होती है, जब नीड होती है, तब इसे
यूज कर सकते हैं। कहां हो सकता होती है, नीड बता दें। किसी चीज को एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना है, याद करो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन। कहीं पे कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। कहीं कुछ बायोसिंथेसिस करनी है, बायोसिंथेसिस समझते हो, किसी मॉलिक्यूल्स का निर्माण करना है। कहीं ऑस्मोटिक वर्क करना है, कुछ भी करना है, तो ये सब एनर्जी यूज हो सकती है। अच्छा बताओ, मैं बोल रहा हूं तो क्या ऊर्जा नहीं खर्च हो रही है? तो इसमें ये भी कहां से मिल रही है, एटीपी। आप अगर बैठे हो तो भी ऊर्जा खर्च कर रहे हो, आप लिख रहे हो तो भी ऊर्जा खर्च कर रहे हो। हर काम में ऊर्जा खर्च हो रही है, और ये ऊर्जा हमें कहां से मिलेगी? एटीपी से। मतलब हम कह सकते हैं कि दुनिया में सारी ऊर्जा आई कहां से? सन से। और किस रूप में आ गई हम लोगों के अंदर? एटीपी के रूप में। यानी अगर हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं, सन की एनर्जी फूड एनर्जी में आई, और फूड एनर्जी ही कहां पे आई? एटीपी में आ गई। मतलब दुनिया में जो एनर्जी का स्रोत है वो एकमात्र है, कौन है? सन। ये आई बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये आई बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देखो सही है, समझ में आ रहा है? एटीपी का इसीलिए एक और नाम भी दिया गया, एटीपी को एनर्जी करेंसी या करेंसी ब्रोकर भी कहते हैं। एनर्जी करेंसी या करेंसी ब्रोकर भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी या करेंसी ब्रोकर भी कहते हैं। कहां पे? अरे वो छूट गया होगा। एनर्जी करेंसी या करेंसी ब्रोकर भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी या करेंसी ब्रोकर भी कहते हैं। अब एनसीईआरटी ने एक सवाल किया है, क्या प्लांट भी ब्रीथ करते हैं? ऑब्वियसली प्लांट भी आप ब्रीथ नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? कल पढ़ाया था आपको, दुनिया में सभी जीव ब्रीथ करते हैं, प्लांट तो क्या है ना। आंसर ये है ऑल, आंसर ये है। पहले तो इसका आंसर डायरेक्ट दे दूं, यस। और अगला पॉइंट ये बता दूं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट ब्रीथ और रेस्पायर, ब्रीथ और रेस्पायर, ठीक है। अब इसके कई कारण है। प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है एनिमल की तरह। प्लांट में हमारी तरह रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी लंग्स, ना ब्रोंकाई ना ब्रोंकियल्स, कुछ नहीं होता। इन प्लांट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी श्वसन अंग आर नॉट प्रेजेंट ड्यू टू 3 रीजंस। प्लांट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता
इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, प्लांट की सभी सेल्स अपना स्वयं का गैसेस एक्सचेंज करने में समर्थ है या गैसेस एक्सचेंज कर सकती हैं या करती हैं, और इनमें ज्यादा दूरी तक गैस को ट्रांसपोर्ट करने की नीड नहीं होती, और गैसेस को ज्यादा दूर तक ले जाना मतलब ट्रांसपोर्टेशन की नीड नहीं होती है, तो इसलिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। पहला कारण ये। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये कि क्या प्लांट में बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट है। प्लांट का ब्रीदिंग रेट हमारी तुलना से काफी कम होता है। देखो लिख देते हैं, प्लांट्स का ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेशन रेट एनिमल्स की तुलना में, एनिमल्स के कंपेयर में, बिल्कुल सरल भाषा का उपयोग कर रहा हूं मैं, काफी कम होता है। और एनसीईआरटी एक लाइन लेके चलता हूं मैं, देख लो आप, ठीक है ना। कोई एनसीईआरटी ना भी पढ़े ना तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्या है, फिर भी बता रहे हैं, पहले नोट्स पढ़ो फिर एनसीईआरटी पढ़ो, उससे क्या क्लैरिटी होती है, थोड़ी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है। प्लांट्स का रेस्पिरेशन रेट एनिमल के कंपेयर में काफी कम होता है। क्यों कम होता है भाई? क्योंकि बोलो, क्योंकि 2-3 रीजन। क्योंकि इनमें लोकोमोशन नहीं होता है ना, क्योंकि इनमें लोकोमोशन एब्सेंट होता है, नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सेट्रा ये सब नहीं पाए जाते। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये सब एब्सेंट होते हैं, एक्सेट्रा लिख दे रहा हूं, ये सब एब्सेंट होते हैं, इसलिए इन्हें कोई ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे का अपोजिट, ये एनिमल के अपोजिट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ऑक्सीजन कोई समस्या ही नहीं रह जाती। बताओ, अनलाइक एनिमल, अनलाइक का मतलब हमारे अपोजिट, अनलाइक एनिमल्स plants do photosynthesis, plants do photosynthesis so oxygen availability is not a problem, तो ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ही नहीं। शुरुआत में ही फिगर बताया था कि नहीं बताया था? फिगर बताया था ना कि क्लोरोप्लास्ट से ऑक्सीजन मिल रहा है, कोई समस्या ही नहीं है, आराम से ऑक्सीजन लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी तीसरा, बल्कि प्लांट्स में भी, बल्कि यानी बड़े विशाल लंबे, बल्कि प्लांट्स में भी गैसेस को डिफ्यूज करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ती, ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ती।
बल्कि प्लांट जैसे मान लो यूकेलिप्टस हो गया, सिकोया हो गया, है ना, इन सभी पौधों में क्या होता है कि बहुत ज्यादा गैसेस को डिफ्यूज करने के लिए डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि ये देखो, ये प्लांट है, ये उसके ऊपर छाल होती है, छाल आपने देखा होगा, छाल पौधे के ऊपर क्या होती है? छाल। कब? सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनती है ना। छाल को हम लोग ने क्या बुलाया था? बार्क। कब बनती है? फॉर्म्ड आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ की प्राइमरी ग्रोथ? फॉर्म्ड आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है ना। और किस में पाई जाता है? इन वुडी प्लांट के सॉफ्ट प्लांट, वुडी प्लांट्स, ठीक है ना। और ये स्टेम है, स्टेम, स्टेम लिख देते हैं। अब इन्हीं में पाई जाती पत्तियां, तो पत्तियों के ऊपर तो कोई समस्या है ही नहीं, डायरेक्ट स्टोमेटा होते हैं, पत्तियों पर डायरेक्ट स्टोमेटा होते हैं, गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। पत्तियों के लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, डायरेक्ट O2 अंदर और CO2, यहां तो कोई समस्या नहीं आई। O2 अंदर, CO2 बाहर। और हर जगह से पत्ती जुड़ी हो तो आराम से सप्लाई मिल जाती है। अच्छा, ये पार्ट जो ये होता है छाल, छाल में दो हिस्से होते हैं, कुछ होता है आपको पता होगा लिविंग हिस्सा, और कुछ होता है डेड। तो लिविंग हिस्सा जो होता है ना, सुपरफिशियल होता है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, ताकि संपर्क में रह सके एनवायरमेंट के, ताकि गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो जाए। ये सुपरफिशियल प्रेजेंट होता है, सुपरफिशियल प्रेजेंट होता है। और यहां एक स्पेशल ओपनिंग होती है, लेंस लाइक। याद करो, छाल में एक लेंस लाइक ओपनिंग होती है, दिस इज लेंसिलेट। याद आया? लेंटिसेल, लेंटिसेल क्या बोलते हैं इनको? लेंटिसेल्स। लेंस लाइक ओपनिंग हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, लेंस लाइक ओपनिंग हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। यहीं से O2 अंदर, CO2 बाहर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। वुडी प्लांट में होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनेगा। तो इनका काम भी चला, देखो इनका काम भी चला। ये देखो, सुपरफिशियल लेयर प्रेजेंट होती है, और इनमें लेंटिसेल प्रेजेंट होते हैं, इनमें लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये अंदर की जो सेल होती है वो तो कुछ डेड होती है, आपने पढ़ा होगा, अंदर की सेल डेड होती है, डीप पार्ट की, डीप पार्ट की जो सेल होती है वो तो डेड होती है। सुपरफिशियल वाली लिविंग है, यहां वाली कैसी है? बाहर वाली लिविंग, उनका काम तो चल गया। ये जो डेड वाली लेयर है, डीप और डेड वाली लेयर, डीप वाली लेयर डेड होती है, उनका काम, यानी इनका काम कैसे चलेगा? डेड वाली का काम ऐसे चलेगा, इनको ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डेड चीजें कभी सांस नहीं लेती, रेस्पिरेशन नहीं करती, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? इनको ना तो फूड की नीड है, ना तो फूड की आवश्यकता है, फूड व ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो फिर ये क्यों प्रेजेंट होती है? कुछ तो कारण होगा ना। नहीं चाहिए, ये ओनली क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट देती है, बीच में हिंट दिया था। ये ओनली क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट देती है। और मैं यहां पे एक एग्जांपल याद दिलाना चाहूंगा, याद करो, वुड दो प्रकार की थी, सैपवुड और हार्डवुड। सैपवुड लिविंग की नॉन लिविंग, और हार्डवुड बताओ सुपरफिशियल कौन सी होती है और डेड कौन सी होती है? तो पानी को कौन ले जा रही थी? कौन नहीं ले जा पा रहा था? मैकेनिकल सपोर्ट कौन नहीं दे रहा था? सैपवुड कौन दे रहा था? वही वाला एग्जांपल याद कर लो। इज दैट क्लियर?
सारी बातें क्लियर हैं? देखो जब पढ़ोगे ना तो पिछली सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी। कभी कभार क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो सुपरफिशियल वाली सेल है इनमें कैसे कैसे जाता होगा। माना कि सरफेस पर है, पर मान लो कहीं लेंटिसेल नहीं है, वहां क्या होता होगा, वहां पे कैसे गैसेस एक्सचेंज होता होगा। वहां पे देखो बगल में एक ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर मान लो ये सेल है, मैं सुपरफिशियल लेयर की बात कर रहा हूं यहाँ की। यहां पर जो सेल होती है, यहां तो लेंटिसेल से आ गया, ये लेंटिसेल से ऑक्सीजन आ गई, यहीं से CO2 निकलेगा। लेकिन बाकी जगह पे कैसे पहुंचेगा? बाकी जगह पता है, ये देखो कैसी सेल है, लूज लूज सेल होती है। और लूज वाली सेल का नाम बताओ, पैरेनकाइमा। यहां लूज सेल प्रेजेंट होती है। कैसी सेल प्रेजेंट होती है? लूज। ये देखो, हमने मान लिया O2 इस कलर का है, O2 को हमने इस कलर से ले लिया। अब ये O2 अंदर आया, यहां से यहां होते हुए देखो हर जगह फैला हुआ है। ये देखो हर जगह घूम रहा है, आराम से घूम के चला जाएगा। एक तो लंबी दूरी तय नहीं करनी होती और हर जगह पहुंच जाएगा। ये देखो ऊपर भी पहुंचा देते हैं ये लोग, क्योंकि बीच में स्पेस इतना है। स्पेस का नाम इंटरसेलुलर स्पेस। कोशिका का नाम लूज पैरेनकाइमेटस सेल। लूज पैरेनकाइमेटस सेल पाई जाती हैं। लूज पैरेनकाइमेटस सेल प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल भाग में। और लूज क्यों बोल रहे हैं? याद करो, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होगा कि कम? इंटरसेलुलर स्पेस था कि नहीं था, पहले बताओ। था। ज्यादा कम तो बात की बात है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है इसीलिए लूज होंगी। लूज होंगी तो ये ऑक्सीजन है आराम से ट्रेवल कर पाएगा इधर से उधर। ऑक्सीजन आराम से ट्रेवल करेगा यहां से, क्योंकि लूज पैरेनकाइमेटस सेल है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन या गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि बीच में गैप है, गैप से आसानी से गैस डिफ्यूज हो सकता है। ये जो मैंने ऐसे ऐसे दिखाया है, ये ऑक्सीजन का पाथ दिखाया है कि ये ऐसे ऐसे जा रहा है, किधर भी जा सकता है। हमने तो सब में दिखा दिया है, ऑक्सीजन किधर भी लूज पैरेनकाइमेटस सेल में जा सकता है। तो फिर से कोई समस्या नहीं है। हम कह सकते हैं कि पौधों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं भी है तो भी इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें सब व्यवस्था कर दी गई है। कितने कारण थे? 3। पहला कारण क्या था? सभी सेल अपना खुद का गैस एक्सचेंज कर सकती है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण यह था कि हमारी तरह इनका रेस्पिरेशन रेट हाई नहीं बल्कि लो है, और हमारी तरह ही हमारा उल्टा, इनके अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम, ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम। तीसरी बात, हमारे अंदर लंबी दूरी तय करनी है, इनके अंदर लंबी दूरी नहीं तय करनी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इनके अंदर हर जगह कहीं ना कहीं जुगाड़ है। यहाँ का जुगाड़ क्या था? स्टोमेटा। ये वुडी प्लांट का जुगाड़ क्या था? लेंटिसेल। अच्छा, लेंटिसेल में भी अंदर जो थी डेड सेल थी, तो वहां तो ऑक्सीजन चाहिए नहीं। अब रही बात सुपरफिशियल सेल को भी कैसे चाहिए? एक जगह से दूसरी जगह जाना भी पड़ जाए तो बीच में खाली स्थान बहुत है। खाली स्थान को बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। अंतः कोशिकीय स्थान सुना है नहीं सुना है? इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और पैरेनकाइमेटस सेल लूज होती है कि टाइट? तो गैसेस आसानी से चली जाएंगी कि मुश्किल से? आसानी से चली जाएंगी। इज दैट क्लियर? देखो, रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, या तो एनारोबिक होगा, इसको हिंदी में बोलेंगे अनाक्षी श्वसन, और या तो कैसा होगा? एरोबिक, यानी ऑक्सी श्वसन। 2 तरीके का होता है, या तो अनाक्सी बिना ऑक्सीजन के, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दोनों में फर्क ये है बस, ये इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, उसमें ऑक्सीजन होगी। अच्छा, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो हम तो एनारोबिक बोलेंगे। पहले इसका देख लेते हैं फिर उसका देखेंगे। इसके पॉइंट्स पहले देख रहे हैं। ये कहां होती है? इन साइटोप्लाज्म, केवल साइटोप्लाज्म में होती है। कल बताया था, इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया का। इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है ना।
और यहां पर कौन सी साइकिल चलेगी? केवल एक साइकिल चलती है, साइकिल नहीं बोलेंगे, पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस चलेगी बस, ओनली ग्लाइकोलिसिस, ये भी लिख रहा है, ओनली ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, यहां पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा कि कंप्लीट? हाँ बिल्कुल सही, पार्शियल या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, किसका? ऑफ फूड, या फिर बोल दो ग्लूकोज, है ना। अच्छा, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? पार्शियल ऑक्सीडेशन कभी भी होगा तो CO2 और वाटर नहीं बनेगा, तो एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? एंड प्रोडक्ट कल बताया था, ऑर्गेनिक एसिड, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस CO2 निकल भी सकता है या नहीं भी निकल सकता है, जैसी जरूरत है। ठीक है, क्लियर। गेन, नेट गेन ऑफ एटीपी कितने का होगा? नेट गेन ऑफ एटीपी, नेट गेन ऑफ एटीपी होगा +2 एटीपी, +2 एटीपी, प्लस लगाओ ना लगाओ गेन तो हो ही रहा है। यहां आ जाओ, ये कहां होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, कहां होता है? इन साइटोप्लाज्म और प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहां माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, यहां पे इन्वॉल्व होगा। अच्छा, यहां चलेगी वही वाली साइकिल जो वहां चल रही थी, ग्लाइकोलिसिस, फिर यहां चलेगी 3 साइकिल, नाम बताओ। लिंक रिएक्शन, LR मतलब लिंक रिएक्शन, KC मतलब क्रैब साइकिल, और प्लस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS बोलते हैं, और आप परिचित हो ETS से, तो 3 साइकिल चलेगी यहां पे। यहां क्या लिखते हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन की पार्शियल ऑक्सीडेशन? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो भाई लास्ट प्रोडक्ट बता दो, बेइज्जती मत कराना। लास्ट प्रोडक्ट केवल वाटर नहीं होता है, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, नेट गेन ऑफ एटीपी, ATP। देख पा रहे हो कौन सा एफिशिएंट होगा? कौन सा एफिशिएंट होगा? और ये ज्यादातर किसमें पाया जाता है पता है? सिंपल जीवों में। नोट करो पहले इतना, नोट करिए पहले इतना। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये किसमें होता है? ये किसमें होता है पता है? एग्जाम्पल बता दें, प्रोकैरियोट्स, और होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जैसे बैक्टीरिया एक्सेट्रा। प्रोकैरियोट्स का उदाहरण बैक्टीरिया, यूनिसेलर यूकैरियोट्स का कोई उदाहरण पता है? ईस्ट एक्सेट्रा, है ना, यूनिसेलर में आएगा ना, ईस्ट यूनिसेलर यूकैरियोट है। इसका एग्जांपल क्या होगा? उल्टा कर दो, यूनिसेलर का उल्टा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। एक ऐसा स्टेप बताओ जो एरियोबिक और एनारोबिक में कॉमन है, बोलो। हाँ, तो दिस इज कॉमन स्टेप।
और ये दिख रहा है किसके किसके बीच कॉमन है? एरोबिक और एनारोबिक के बीच कॉमन स्टेप कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक और एनारोबिक के बीच कॉमन स्टेप कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक और एनारोबिक के बीच कॉमन स्टेप कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस। तो सोचो, अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलिसिस, कॉमन वाला स्टेप। फिर हम पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या होगा, लिंक रिएक्शन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रैब्स साइकिल, फिर पढ़ेंगे ईटीएस, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हमें पता चल जाएगा कितनी ऊर्जा कहाँ मिली। तो कल हो जाएगा, कल हम लोग काफी आगे पहुंच जाएंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन काफी हो गया, पूरा हो गया, काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। राइट, क्लियर? कितनी बातें क्लियर हो गई? फिर नोट कर लिया है यहां तक? चलिए इसके आगे फिर कल करते हैं।